मैं हमेशा कहता हूं कि एक विद्यार्थी के लिए दो सबसे अच्छे मित्र होते हैं। एक आपकी टेबल कुर्सी और दूसरा खेल का मैदान। अगर एक विद्यार्थी इन दोनों में हमेशा उलझा रहेगा तो वो कभी पीछे नहीं रहेगा। अगर आप मोबाइल की दुनिया में बहुत व्यस्त हैं तो आप मान के चलिए कि आपका दिनों दिन डिग्रेडेशन होता है, पतन होता है, क्योंकि मोबाइल आपकी स्मृति को खा जाता है। जिसका मोबाइल टाइमिंग जितना अधिक होता है उसकी स्मृति ह्रास उतना अधिक होता है। धीरे धीरे याद रहना बंद हो जाता है, याद होना बंद हो जाता है। तब मैं कॉलेज के स्टूडेंट को कई बार कहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, सेकंड ईयर में हो, आप 7-8 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे ग्राउंड में चले जाओ, दौड़ के आ जाओ, वॉकिंग करके आ जाओ, जॉगिंग करके आ जाओ, एक्सरसाइज करके आ जाओ। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और याद होने की क्षमताएं बढ़ जाती है। अगर आप अपना समय मोबाइल की दुनिया को देते हैं तो मिलना कुछ नहीं है, स्मृति धीरे धीरे डाउन हो जाती है। याद रहे, जिस समय आप अपना समय खराब कर रहे होते हैं उस समय बाड़मेर की किसी लाइब्रेरी में हजारों बच्चे पढ़ रहे होते हैं। उस समय जयपुर की, दिल्ली की लाइब्रेरीज में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जिस समय हम मोबाइल चला रहे होते हैं उस समय दुनिया पढ़ रही होती है और वो दुनिया हर दिन हमारे से आगे जा रही होती है। एक जागरूक विद्यार्थी को इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है और आप सभी को मैं आज ये कह के जा रहा हूं कि आज से ही आपका जो टाइमिंग है ये पढ़ाई और खेल, इसके अलावा तीसरी जगह जाना ही नहीं चाहिए। बाकी सारा पतन का कारण है, क्योंकि कोरा पढ़ोगे और बीमार हो गए तो मेरी तरह बड़े परेशान होने वाले हो। क्योंकि मैं भी जब कॉलेज टाइम में था, स्कूल टाइम में था, खूब गेम खेलता था, वॉलीबॉल खेलता था, बैडमिंटन खेलता था, क्रिकेट खेलता था, टेबल टेनिस खेलता था, खो खो खेला, ये सारी गेम खेलता था, बहुत फिट था। 800 मीटर में नेशनल गया, बहुत फिट था मतलब। फिर एक ऐसा समय आया कि दिन में इतनी धुन लगी कि बस जीवन में पढ़ना ही है और कुछ करना ही नहीं, बस रात दिन पढ़ना, न खाने का कोई टाइम, न पीने का कोई टाइम। परिणाम ये निकला कि दिल्ली के अंदर आईएएस मेंस के टाइम में मेरे बड़ी आंत डैमेज हो गई, बड़ी आंत डैमेज हो गई और मेंस से 3 महीने बचे। हम एम्स में अपॉइंटमेंट लिया दिल्ली के अंदर और डॉक्टर ने जाते क्या बोला, डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? मैं साहब मैं तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। डॉक्टर एजेड भी थे, 55 साल के थे। उसने कहा बेटा कुछ कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो एक्सेप्ट कर। मैं क्या हुआ सर? तो क्या आप अब ऐसी बीमारी में जा चुके हैं कि ये बीमारी आपको जीवन भर नौकरी करने नहीं देगी। मैं मतलब ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिकल में लाइफ टाइम रहने वाली है और इस नौकरी के साथ आप सिविल सर्विसेज की नौकरी नहीं कर सकते। बेहतर है आप एजुकेशन की तरफ मुड़ जाओ। मुझे बड़ा घमंड था अपनी हेल्थ पर कि मेरे को कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत फिट था। क्योंकि उससे 4 महीने पहले असिस्टेंट कमांडेंट का फिजिकल दे के आया था, एसी का, जिसमें 60 किलो भार, बेस्ट एथलीट, सारा कुछ अच्छा करके आया था। तो मुझे लगता था कि मेरी हेल्थ को कभी कुछ हो नहीं सकता था। और स्थिति ये हुई कि 6 महीने के भीतर वो 60 किलो का भार 43 kg पे आया, 43 किलो पे। वो 15 का हीमोग्लोबिन 7.5 पे आया और अस्पताल में जाके डॉक्टर ने एडमिट कर लिया। उस समय मुझे पहली बार एहसास हुआ, मैं बहुत गंदी स्थिति से गुजरा और अभी भी यही चल रहा है। 16 साल से बीमारी चल रही है। हर दिन ये सोचता हूं कि काश ग्राउंड नहीं छूटते, ग्राउंड में खेलते रहते 1-2 घंटे डेली और पढ़ते रहते तो ये स्थितियां कभी नहीं आती। इसलिए मैं स्टूडेंट को डेली कहता हूं कि बहुत पढ़ाई करिए, लेकिन साथ साथ में डेली 1-2 घंटे ग्राउंड में दीजिए। पैदल चलिए, दौड़िए, भागिए, कोई न कोई गेम्स में एक्टिविटीज करते रहिए, फिर पढ़िए। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आप देख लेना कि आपको अपने आप में अंतर महसूस होने लगे, क्योंकि
हेल्थ को दांव पे रख के आप नौकरी लग भी गए ना, तो फिर आगे की पूरी जिंदगी हेल्थ सुधारने में जाएगी। आप अपनी नौकरी के आनंद नहीं ले पाओगे, ना कुछ खा पाओगे, ना पी पाओगे, ना कहीं जा पाओगे। बस सैलरी लोगे और सैलरी है वो घर वाले खाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलना है। मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। सुबह उठा, राहुल के सर चाय बना, तो मैंने कहा चाय नहीं पीता। तो सर दूध लो, मैं दूध नहीं पीता। कॉफी बना, तो मैं कॉफी नहीं पीता। खाने में सिर्फ दाल रोटी खाता हूँ। हलवा बना, तो मैं हलवा नहीं खाता। क्यों? क्योंकि सब डॉक्टर ने बंद करवा रखा है। यात्रा करनी है तो कार से जाओ, बस में नहीं जा सकता। ये सब्जी नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं पी सकता, वो नहीं पी सकता। अब क्या खा सकता हूँ वही लिस्ट है, बाकी सब नहीं खाना है। तो मुझे बताओ कि आपकी सैलरी 2 लाख रुपए हो, आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, जा नहीं सकते हो, 2 लाख रुपए क्या काम के बताओ? उसके मजे तो कोई और ले रहा है। इसलिए अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आपकी नौकरी सच में कोई काम की नहीं है। इसलिए इन हेल्थ और एजुकेशन दोनों को बैलेंस बना के चलो। आप खूब पढ़ो, आप ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं है, खूब पढ़ो। 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़िए, लेकिन साथ में 1-2 घंटे आप बढ़िया एक्टिविटी कर लीजिए। पानी पिला दो। 1-2 घंटे आप एक्टिविटी कर लो, तो इससे क्या होगा कि आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। और हेल्थ के साथ अगर आप काम करोगे तो ठीक। तो उसका बहुत बेनिफिट होगा आपको। और ये बात मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मैं इन चीजों से गुजरा हूं। आज भी ये स्थिति होती है कि सुबह शाम 3 टैबलेट के साथ में दिन शुरू होता है और 1 टैबलेट के साथ में रात को सोना होता है। हर दिन 3 से 4 टैबलेट खाते हैं तब दिन गुजरता है। आपको मेरी लाइफ बड़ी शानदार लग रही होगी कि यार क्या मस्त है, एकदम छोटी उम्र में प्रोफेसर बन गए, गाड़ियाँ वगैरह, घर वर, इतनी बच्चे पसंद करते हैं, पढ़ाते हैं, पैसे वैसे कोई कमी नहीं है। ये तो है बाहर की ज़िंदगी जो आपको दिख रही है। इसके पीछे की ज़िंदगी ये है कि 4 टैबलेट्स खाओ, कुछ खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है और बड़ी नियमित सी लाइफ है। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं करना है। साथी सब मज़े से खा रहे हैं, मैं बैठा हूँ पास में देख रहा हूँ। ये है असल ज़िंदगी जो आपको दिखती नहीं है, जिससे मैं होकर गुजरता हूँ। और मुझे जब हेल्दी लोगों को देखता हूँ तो मुझे थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या ये होती है कि ये लोग बड़े आनंद ले रहे हैं और मैं इनको देख रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में अच्छा भी लगता है कि कम से कम ये हेल्दी तो है, जीवन तो जी रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहता हूँ कि अपने स्वास्थ्य को हमेशा प्राथमिकता में रखें, दूसरे नंबर पे स्टडी को रखें, तीसरा कोई काम ही नहीं करना है। और जिस दिन सिलेक्शन होगा आरपीएससी की उस पीडीएफ लिस्ट में जब नाम आएगा तो सत्यन बता सकता है कितनी खुशी होती है। पहली बार लिस्ट में नाम आया तो कैसा लगा था? ऐसे लगा जैसे क्या हो क्या गया, मतलब किसी और से दिखवा लेता हूँ, सर मेरा ही है ना ये रोल नंबर। हिंदी का रिजल्ट आया तो रात को 10-11 बजे एक बच्चे का मैसेज आया, सर आप सर अभी जग रहे हो? मैंने कहा हाँ। हिंदी का नहीं था, पॉलिटिकल साइंस का था। रात को 11-11:30 बजे रिजल्ट आया। मैं कहा बेटा जग रहा हूँ। तो सर रिजल्ट आया और मेरे रोल नंबर देखो ना आप। तो मैंने कहा ये ठीक हिम्मत करके बोला है बच्चा, मैं देखता हूँ ना रोल नंबर ला। तो रोल नंबर दिए, मैंने पीडीएफ डाउनलोड करी, देखा तो उसका सिलेक्शन हो रखा। तो मैंने कहा बेटा बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। तो सर हो गया है ना, कंफर्म हो गया? मैं कहा कंफर्म हो गया। मैं आपने नहीं देखा? सर मैंने देखा, पर यकीन नहीं हो रहा है कि क्या पता मेरा है कि नहीं। आप देखोगे तो सर बहुत सही देखोगे। इसलिए मैं आपसे एक बार और चेक करवाना चाह रहा हूँ, फिर मैं मेरे मम्मी पापा को फोन करूंगा कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया है, एक बार आप मुझे कंफर्मेशन दे दो। मैंने कहा बेटा हो गया है और आप एंजॉय कीजिए। अब वो फोन पे रोने लग गया, मतलब वो फपक फपक के रोते हैं ना कोई, ऐसे मतलब जिसको खुशी के गजब भावनाएं कंट्रोल की हुई हो कई सालों से। 2 मिनट रोने लगा। मैंने कहा बेटा थोड़ा शांत हो जा। और फिर उसके बाद में 2-5 मिनट सर आपका मेरे को बहुत सारे धन्यवाद बोले। और फिर उसके बाद घर पे, परिवार पे उसने अपना फोन वोन शुरू किया। तो मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन में इससे बड़ी खुशी कुछ हो नहीं सकती जिस दिन उस पीडीएफ में नाम आता है। जब आरपीएससी की या यूपीएससी की पीडीएफ खुलती है, मेरे छोटे भाई का इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, उसने कहा मुझे भैया आरएस की तैयारी करनी है। मैंने कहा कर बेटा।
सपोर्ट मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा रियल छोटा भाई 8-10 महीने बढ़िया मेहनत की। जैसा मैंने कहा, किताबें बता दी मैंने कहा बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, और इसको इतना तरीके से पढ़ना है कि ये न लगे कि आधी अधूरी पढ़ाई हो गई। और तीसरा, हेल्थ का ध्यान रखना, खाने पीने का ध्यान रखना है। 7-8 महीने पागलों की तरह पढ़ाई करी, और आरएएस के अंदर मेंस हुआ। इंटरव्यू के लिए मैंने प्रॉपर गाइड किया, सारी चीज़ें बताई, इंटरव्यू दे के आया। अब रिजल्ट का समय आया, अब रिजल्ट आने वाला था। लास्ट इंटरव्यू के बाद में कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो मेरे को कहा कि आज मेरे भाई साहब रिजल्ट आने वाला है रात को। तो मैंने कहा भाई मैं भी जगूंगा, रिजल्ट तेरा आ रहा है आरएएस का, तेरा पहला ही पेपर है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रिजल्ट आया नहीं, 11:30 बजे रिजल्ट नहीं आया। मेरे को तो नींद आने लगी। मैंने कहा भाई मैं तो सोता हूँ। वो खुद जयपुर था। 2-1 बजे उसका, 1:30-2 बजे उसका फ़ोन आया। तो मेरा फ़ोन तो पिछले 5 साल से साइलेंट ही है 5 वर्षों से मेरा फ़ोन साइलेंट ही है। आज तक मैंने फ़ोन को साइलेंट मोड से निकाला ही नहीं है, क्योंकि क्लास में जाता हूँ तो बच्चों के सामने फ़ोन साइलेंट रहता है, कोचिंग में जाता हूँ तो भी फ़ोन साइलेंट रहता है, जनरली जेब में ही रहता है, साइलेंट ही रहता है। मैसेज का रिस्पॉन्स ज़रूर कर लेता हूँ। मेरा फ़ोन साइलेंट था तो घर के फ़ोन पे फ़ोन आया। 2-3 बार कंटिन्यू आए तो बच्चे उठ गए। उन्होंने कहा कि फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा है, चाचा का फ़ोन आ रहा था। मैंने रिजल्ट आया होगा, तो मैंने उठाते बोले कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे करते करते वो भावुक हो गया। मैंने कहा पागलों की तरह क्या रो रहा है, खुश है? तो क्या मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी 245वीं रैंक आई है, और मुझे यकीन नहीं मेरा आरएएस में हो गया है। फिर मम्मी पापा को फ़ोन किया, वो तो जग रहे थे, उनको तो नींद ही नहीं आई थी, मैं तो फिर भी सो गया था। अब उस रिजल्ट को जानने के बाद में कई दिनों तक मैं भी खुश रहा, हमारे खुश सबके आंसू आ गए आंखों में। क्यों? क्योंकि एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए नौकरी कितनी ज़रूरी होती है, इसकी कल्पना आप से अधिक आपके माँ बाप करते हैं। आपके अंदर आपके माता पिता वो उम्मीद देखते हैं कि हमारा बच्चा भी नौकरी लगेगा, और ये बात आपको अंदर से सबको पता है। कितना डेस्परेटली वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सरकारी सेवा में जाए। और जब हम उन उम्मीदों को तोड़ते हैं, हम यहाँ आके मूर्खताएं करते हैं, हम यहाँ आके लापरवाहियां करते हैं, तो हमें थोड़ा सा भी अंदर से फील नहीं होता कि हमारे माँ बाप कितनी उम्मीदें लगा के बैठे और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आप अपने लिए नहीं, लेकिन उन उम्मीदों के लिए तो पढ़ लो जो आपके अपने माँ बाप बांध के रखे बैठे हैं। और उन्होंने खुद ने जीवन में वो नहीं कर पाए, उनकी स्थितियां नहीं थी, लेकिन वो अपनी हर खुशी को त्याग करके आपके लिए संसाधन जुटा रहे हैं ताकि आप उनके ड्रीम्स को पूरा करें। और आपको नहीं पता, आप चले आते हो शहर, पीछे माँ बाप बात क्या करते हैं। अब मेरा छोटा भाई जयपुर था, पीछे माँ दिल्ली पूछती थी कि मारे छोरे नौकरी लागे को लागे, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, तन की लागे, तेरे को क्या लग रहा है, तेरे को तो पता है ना पास कैसे होते हैं। इतनी उम्मीद है कि बस लग जाए, उनको जैसे लगा जैसे उनका जीवन धन्य हो गया। मुझे लगता है कि इससे बड़ी प्रेरणा आपके लिए कुछ हो नहीं सकती।